फसल का, धान का, गेहूं का, दाल का, दलहन का, चना का, किसी भी का भी गन्ने का वह मूल्य निर्धारित कर सके। पिछले 5 वर्षों से बहुत सारे किसान संगठन गन्ना की मूल्य वृद्धि कराने की मांग को लेकर के लड़ाइयां लड़ रहे हैं। बहुत सारे किसान संगठन जो शुगर फैक्ट्रियां हैं कई साल में किसानों का पेमेंट करती हैं। बेचारा किसान जो इस भरी सर्दी के मौसम में रात को पानी लगाता है, दिन में फसल को काटता है और कई घंटे फील्ड पे खड़े होकर के उस गन्ने को डाल करके आता है और उसके बावजूद भी उसको पैसा ना मिले तो फिर उसको कैसे उसका जीवन यापन होगा? इसी को तो भ्रष्टाचार कहते हैं। इसी का नाम तो करप्शन है। जाति में लड़ाना भ्रष्टाचार है। हमसे अच्छे शब्दों में अधिकारी बात नहीं कर रहा, वह भ्रष्टाचार है। इन तमाम बातों को रोकने के लिए हम लोगों को जगना होगा, लड़ना होगा। अगर हम लोग खड़े नहीं हुए तो स्थिति दयनीय होगी। अब साथियों, बात आती है कि हमारा मकसद क्या है। ये तो बात हो गई तहसील की, थाने की, चौकी के, डीएम की, एसडीएम। लेकिन इस भारत को हम विकसित कैसे बनाएं, विश्व कैसे बनाएं, क्या लगता है करप्शन फ्री इंडिया से करने? तो साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं, जो हमने 3 मुद्दे लिए हैं, शिक्षा और चिकित्सा और टोल टैक्स। हमारी मांग है कि जितने भी राजनीतिक जनप्रतिनिधि हैं, राजनीतिक लोग हैं, जो एमएलए एमपी हैं, प्रधान हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, उन सब लोगों को शिक्षा के नाम पर मिलने वाला भत्ता समाप्त होना चाहिए। हमारी मांग है कि शिक्षा देश में एक समान होनी चाहिए, चिकित्सा देश में एक समान होनी चाहिए। उसी विद्यालय में तो मेरे देश के गरीब किसान मजदूर का बच्चा पढ़े, उसी विद्यालय में यहाँ के एमएलए एमपी और यहाँ के कलेक्टर का बच्चा पढ़े, तब जाकर के समानता आएगी। अन्यथा जिन विद्यालयों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। वहां पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है, वहां बारिश से बचने के लिए छत नहीं है। और नेताओं के बच्चे कहां पढ़ते हैं? बड़े बड़े स्कूलों में। अधिकारियों के बच्चे कहां पढ़ते हैं? बड़े बड़े स्कूलों में। जो सरकारी टीचर है वो सरकारी टीचर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता, वह भी डीपीएस स्कूल में पढ़ाना चाहता है, रियान में पढ़ाना चाहता है, बड़ी संस्थाओं के स्कूल में पढ़ाना चाहता है। तो हमारी मांग है कि देश में शिक्षा नीति एक समान हो, उसी छत के नीचे एमएलए के बच्चे पढ़ें और उसी छत के नीचे हमारे देश के गरीब किसान मजदूर, दलित, शोषित, वंचितों के बच्चे पढ़ें, ताकि एक समानता के तहत गरीब को भी शिक्षा मिले और इस देश के अमीर को भी शिक्षा मिले। जब तक ये देश शिक्षित नहीं होगा तब तक देश को हम लोग विकसित नहीं कर सकते। दूसरी बात आती है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो तहसील परिसर में भी यहाँ तहसील है नवाबगंज में, यहाँ पे सरकारी अस्पताल होगा और उस सरकारी अस्पताल में जब हम लोग जाते हैं तो कभी डॉक्टर टाइम से नहीं आते, वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, वहाँ एक्सरे मशीन नहीं है। स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। आज हम लोग चिंतित क्यों हैं? जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग ये चिंतित हैं कि मेरी औलाद अच्छे से पढ़े, हम अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे सकें, इसी तो चिंता में है। और जब थोड़ी सी उम्र आयु बढ़ती है तो फिर सोचते हैं कि भाई कुछ पैसा जमा पूंजी इकट्ठा कर लें ताकि बुढ़ापे में इलाज के लिए काम आए। यही तो सब चक्कर में हम लोग लगे रहते हैं। जबकि बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा इस देश की और प्रदेश की सरकारों की ये गारंटी है कि वो हम लोगों को तमाम सुख सुविधाएं निःशुल्क दे। लेकिन सरकारें निःशुल्क के नाम पे, सिर्फ योजनाओं के नाम पे दिखावा कर रही है, चाहे वो आज की सरकार है या वो पूर्व की सरकार है। हम किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। अगर इन सरकारों को ठीक करना है तो राजनीति से परे हटके, जात और धर्म से ऊपर उठ करके हमें राष्ट्र के लिए काम करना होगा। हम लोग जो आज तमाम जातियों में बटे हुए हैं, जिस दिन हम सब लोग भारतीय हो जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ इन अधिकारियों के कान पे जून आने शुरू हो जाएगी। लोगों को पता चलेगा कि ये सब लोग राष्ट्रवादी हो गए हैं और राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करना प्रारंभ कर दिए हैं। आज तीसरी बीमारी हो गई है देश में। देश के जो परिवहन मंत्री हैं वो
कहते हैं कि मैंने देश में इतने हजार किलोमीटर के हाईवे बना दिए, राज्य सरकार के परिवहन मंत्री कहते हैं कि हमने इतनी राज्य सरकारों के द्वारा सड़कों का निर्माण करा दिया, लेकिन आज हर सड़क पे जिस तरफ भी हम जाते हैं वहां टोल टैक्स लगा दिए हैं। जिस सड़क से भी हम गुजरते हैं, मैं कल नोएडा से आया हूं, मैंने 7 टोल टैक्स क्रॉस किए हैं, 7 टोल टैक्स। उनका पैसा तो लगभग 1200, 1300, 1400 रुपए होता है। उतने का मेरा पेट्रोल लगा, उतने का ही मैंने टोल टैक्स दिया। आज टोल टैक्स के रूप में, जबकि सरकार को सड़कें निःशुल्क बनानी चाहिए। जो हम लोग सरकार को विभिन्न तरीके से जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स सरकार को पैसा पैदा नहीं करते। जो हम लोग टैक्स देते हैं, जो हम लोग फसल बेचते हैं, उस फसल पे तो सरकार मुनाफा कमाती है। जो बिजनेसमैन लोग टैक्स देते हैं, उससे इस देश की अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन जब हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदते समय हमसे रोड टैक्स भी लिया जाता है, और रोड टैक्स कब तक लिया जाता है? जब तक उस गाड़ी की अवधि है। डीजल की 15 साल, पेट्रोल की 20 वर्ष, उस समय तक का रोड टैक्स लिया जाता है। वो रोड टैक्स इसलिए लिया जाता है ताकि हम लोगों के लिए अच्छी सड़कों का निर्माण हो सके। लेकिन जैसे ही हम लोग एजेंसी से नई कार खरीद करके दिल्ली से बरेली आएंगे तो 7 टोल टैक्सों से गुजरना होगा। हजारों रुपए हम लोगों से टोल टैक्स के रूप में लिए जाते हैं। अब मैंने सरकार से पूछा, मैं पीछे अभी लखनऊ गया, चीफ सेक्रेटरी से मैंने जब पत्र के माध्यम से वार्ता की तो हमने पूछा कि टैक्स किस व्यवस्था में किया जाता है। तो टैक्स को हम वहां लेके जा खरीदना बेचना हो, किराए में क्या हो। अब मैं दिल्ली से बरेली आया सिर्फ इसलिए कि एक सामाजिक मीटिंग हम लोग संबोधित कर सकें, हम बरेली के लोगों के साथ संवाद कर सकें। एक सामाजिक कार्य के लिए आए, मैंने कोई व्यापार तो नहीं किया ना, यहाँ पे कुछ चीज बेची तो नहीं ना आपको। जब मैंने व्यापार नहीं किया तो सरकार को टैक्स क्यों दी? लेकिन सरकार की तानाशाही है, वो टैक्स लेगी, अन्यथा वहां जो बाउंसर बैठे हैं उनसे पिटाई कराएगी। ये गुंडागर्दी चल रही है। तो हमने कहा कि जब प्राइवेट जो वाहन है वो किसी भी रूप में व्यापार नहीं कर रहे हैं, उनसे टोल टैक्स नहीं लेना चाहिए। मैं कहता हूं कि आप टोल टैक्स लें, लेकिन आप उन वाहनों से लें जो वाहन कमर्शियल है, जो व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो ट्रक है, टैक्सी है, ट्रैक्टर है, कोई भी वाहन जो व्यापार कर रहे हैं। अब इस सरकार की दोहरी नीति के खिलाफ करप्शन फ्री इंडिया संगठन उत्तर प्रदेश के, यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में, यानी कि बरेली तक हम लोग आएंगे और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम लोग बड़े मूवमेंट के साथ दिल्ली को घेरने का प्रयास करेंगे और दिल्ली की सरकार और प्रदेश की सरकार से ये मांग करेंगे कि समान शिक्षा, समान चिकित्सा और टोल टैक्स मुक्त भारत होना चाहिए। तभी हम इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना पाएंगे। और जो भगत सिंह का सपना था, राजगुरु का सपना था कि देश के अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले, उसी सपने को साकार करने के लिए करप्शन फ्री इंडिया संगठन भी दिन प्रतिदिन आंदोलनरत है और आप लोगों की मांग को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साथियों, अगर आप लोगों को अपने गांव का विकास करना है, आप चाहते हैं कि मेरे घर के सामने से भी आरसीसी की सड़क बने, मेरे गांव का तालाब का भी सौंदर्यीकरण हो, मेरे गांव में भी स्ट्रीट लाइटें लगनी चाहिए, मेरे क्षेत्र का शुगर फैक्ट्री भी समय से हम लोगों को पैसा दे, हमें आप लोगों को लगे कि विधान हमारे गांव की सड़क जो कस्बे तक जाती है या जो मुख्य मार्ग तक जाती है वो गड्ढा मुक्त हो। आप चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की तानाशाही बंद हो, आप चाहते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों की लूट बंद हो, आप चाहते हैं कि सरकारी अस्पतालें अच्छी हो, आप चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों में अच्छे से बच्चों के लिए अध्ययन प्रक्रिया शुरुआत हो। आप सब लोग करप्शन फ्री इंडिया संगठन के साथ जुड़े और इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ एक मंच होकर के अपनी आवाज को बुलंद करें, ताकि यहां पता चल सके कि करप्शन फ्री इंडिया संगठन की इकाइयां स्थापित हो गई हैं। जो आपके यहाँ के कलेक्टर हैं वो मेरे यहाँ के भी कलेक्टर रहे हैं रवि से, और मैंने अपने गांव में जो लाइब्रेरी बनाई उस लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के लिए उनको मैंने आमंत्रित किया और वहां के एसएसपी दोनों लोग आए और उन्होंने उद्घाटन किया। हम लोग विलेज डेवलपमेंट को लेकर के काम कर रहे हैं,
एक ग्राम पाठशाला टीम हम लोग चलाते हैं, गाँव में लाइब्रेरी भी हम लोग बनवा रहे हैं, ताकि हमारे गांव के बच्चे स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब गांव में समय मिले तो उस लाइब्रेरी में जाकर के अध्ययन कर सके, जहां अच्छी किताबें, वहां इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां और अन्य सुविधाएं होनी चाहिए, ताकि बच्चे बेहतर तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो साथियों, जो मैंने कहा कि आप अधिकारियों के उस तानाशाह रवैये से बचना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हम इस देश के मूल नागरिक हैं, आप भी चाहते हैं कि हमारे अधिकारों की सुरक्षा हो, आप भी चाहते हैं हमारे गांवों का विकास हो, और आप भी चाहते हैं कि डीएम जिस तरीके से एमएलए को बैठाते हैं, इस देश के किसान को भी बैठाए, तो एक मत होकर के इस संगठन की सदस्यता लें। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यहाँ के एसडीएम, यहाँ के वीडियो, यहाँ के पटवारी सेक्रेटरी, ए से लेकर जेड तक तमाम अधिकारी आप लोगों का सम्मान करेंगे और घुटनों में आकर के आप लोगों के सामने नतमस्तक होकर के जो आज वो भ्रष्टाचार विकास कार्यों की योजनाओं को लेकर के कर रहे हैं, वो तमाम सब चीजें समाप्त होंगी तभी सब हम लोग खड़े होंगे। साथियों, संगठन का मतलब है एक साथ खड़े होकर के बुराई के खिलाफ किसी आंदोलन को लेकर के ठान लेना, यानी कि हम लोगों को भ्रष्टाचार समाप्त करना है और अपने अधिकारों को स्थापित करना है, तो हम लोगों को खड़े होना पड़ेगा। अन्यथा जिस तरीके से बकरे की बलि दी जाती है ना, बकरे की बलि दी जाती है, उसी तरीके से हम लोगों की भी बलि दी जाएगी। मुझे आप ये बताइए कि अगर आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ना शुरू हो जाए तो आंदोलन सफल होगा या नहीं? आपके परिवारों के लोगों का इलाज अच्छे से मिलना शुरू हो जाए निःशुल्क, तो आप लोगों को संगठन में जो आपको लड़ाई लड़ेंगे उसका लाभ मिलेगा या नहीं? तो इसलिए जिस तरीके से भगत सिंह राजगुरु और तमाम लाखों क्रांतिकारियों ने अपने आप को बलिदान करके इस देश को आजाद कराया, आज 78 वर्ष की आजादी के बाद भ्रष्टाचार से इस देश को आजाद कराने के लिए हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं भाई विवेक गंगवार जी का। ये तो सोचिए, इस व्यक्ति को कई लाख रुपए वेतन मिलता हो, जो दिल्ली के बगल के नोएडा जैसे, जिस नोएडा को एशिया का सबसे सुंदर शहर कहा जाता हो, उस सुंदर शहर को छोड़ करके प्रत्येक सप्ताह पीलीभीत और बरेली में आकर के यहाँ की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं, तो मैं तो उनको आज का भगत सिंह ही कहूंगा। जो मैं और मेरे से ऊपर उतर के समाज और राष्ट्र के लिए काम करते हैं, वही भगत सिंह की श्रेणी में आते हैं। मैं और मेरे के चक्कर में तो दुनिया बड़ी है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, और जो तेरा वो भी मेरा, हम सबको इसी रूप में तो लगे। अगर हम लोग इस रूप से ऊपर उतर के समाज और देश और गांव के लिए काम करेंगे, तो इस देश की जो मुख्य व्यवस्था है गांव, वो बचेंगे, उनको बचाना हमारा दायित्व है। इसलिए हम सब लोग एक संकल्प के साथ जुड़ करके यहाँ की जो समस्याएं हैं, समस्याओं के खिलाफ आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, उनका समाधान करेंगे। आप सब लोगों का मैं पुनः अपने हृदय की गहराई से आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोगों ने बड़े इत्मीनान से हम लोगों को सुना, संगठन का विजन तो आपने समझा कि संगठन क्या करना चाहता है, क्या हमारा रास्ता है। और हम लोग हिंसा में विश्वास नहीं रखते, हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं। लेकिन जब गांधी जी की बात को ना माना जाए तो किसी न किसी बाकी सपूत को, भगत सिंह को बनना पड़ेगा। तो हम गांधी को भी मानते हैं और भगत सिंह को भी पूछते हैं। इस विचारधारा के साथ इस राष्ट्र के लिए निकल रहे हैं। इस यात्रा में, इस आंदोलन में आप लोगों का भी सहयोग मिलेगा, तो दुगनी ताकत के साथ इस आंदोलन को हम आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, सभी को।